जब हम प्लेटो का नाम सुनते हैं तो दिमाग में एक दार्शनिक की तस्वीर आती है ना। लेकिन सोचिए, अगर प्लेटो सिर्फ एक दार्शनिक नहीं बल्कि एक आर्किटेक्ट थे। एक ऐसे आर्किटेक्ट जो सिर्फ इमारतों का नहीं बल्कि एक पूरे परफेक्ट समाज का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे। तो चलिए आज इसी ब्लूप्रिंट की गहराइयों में उतरते हैं और इसकी शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद थोड़ा परेशान कर दे। सवाल ये है कि क्या हो अगर एक परफेक्ट समाज बनाने की कीमत अपना सब कुछ छोड़ देना हो, सब कुछ। तो प्लेटो के इस आदर्श राज्य का ब्लूप्रिंट आखिर था क्या, आइए समझते हैं। देखिए, प्लेटो का मकसद कोई इकोनॉमिक फायदा कमाना नहीं था, नहीं, उनका लक्ष्य था मॉरल परफेक्शन यानी नैतिक पूर्णता। वो एक ऐसा आइडियल स्टेट, एक ऐसा आदर्श राज्य बनाना चाहते थे जिसकी नींव न्याय पर टिकी हो। एक ऐसा राज्य जहां पॉलिटिक्स में कोई स्वार्थ ना हो, कोई लालच ना हो और जो भी शासक हो उसका हित और राज्य का हित एक ही हो। पर सवाल ये है कि इस सपने को, इस आइडियल स्टेट को हकीकत बनने से रोक क्या रहा था। प्लेटो के हिसाब से इसकी जड़ में थे दो सबसे बड़े दुश्मन, दो करप्ट करने वाली ताकतें। प्लेटो ने इन्हें दो कांटे कहा जो नैतिकता के रास्ते में हमेशा चुभते हैं। पहला कांटा है कंचन, मतलब धन दौलत का लालच जो कभी खत्म ही नहीं होता, और दूसरा है कामिनी यानी परिवार, अपने लोग जिनसे हमारा एक इमोशनल अटैचमेंट होता है। प्लेटो का मानना बिल्कुल साफ था कि अगर माहौल ही ऐसा हो जहां इन दोनों चीजों को बढ़ावा मिले तो फिर आप कितनी भी अच्छी शिक्षा दे दें, न्याय वहां कभी टिक ही नहीं सकता। तो फिर इन दो कांटों को रास्ते से हटाने के लिए प्लेटो का रेडिकल सॉल्यूशन क्या था? यहाँ प्लेटो ने एक 2 स्टेप स्ट्रैटेजी अपनाई। पहला था स्पिरिचुअल रेमेडी, मतलब आध्यात्मिक इलाज, और ये इलाज था एजुकेशन, शिक्षा का काम था इंसान की आत्मा को, उसके मन को अंदर से बदलना, उसे सही आकार देना। लेकिन प्लेटो ये भी जानते थे कि सिर्फ अंदर से बदलना काफी नहीं है, तो उन्होंने दूसरा स्टेप बताया, फिजिकल रेमेडी यानी भौतिक इलाज, और वो था कम्युनिज्म। इसका काम था बाहर की रुकावटों को हटाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माली बगीचे से जंगली घास फूस को जड़ से उखाड़ फेंकता है। तो अब हम प्लेटो के कम्युनिस्ट सिस्टम के सबसे रेडिकल और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्से पर आते हैं। एक ऐसी जिंदगी की कल्पना कीजिए जहां ना आपकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी हो और ना ही आपका अपना कोई परिवार। इसका पहला हिस्सा था प्रॉपर्टी का कम्युनिज्म। प्लेटो का लॉजिक बड़ा सिंपल था। वो चाहते थे कि जो रूलिंग क्लास है, जो शासक हैं, वो वीतराग रहें, मतलब हर चीज से डिटैच्ड, अनासक्त। और ऐसा करने के लिए उन्हें अपनी सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी छोड़नी होगी। क्यों? क्योंकि अगर रूलर्स के पास अपनी प्रॉपर्टी होगी तो वो जनता की सेवा करने के बजाय अपने ही लोगों से कंपटीशन करने लगेंगे। और ये कोई आसान जिंदगी नहीं थी, बहुत सख्त नियम थे। शासकों के पास ना कोई जमीन हो सकती थी, ना घर, ना ही कोई पैसा। उन्हें बैरकों में रहना था, सबके साथ एक कॉमन मेस में खाना खाना था, और स्टेट से उन्हें सिर्फ गुजारे लायक सामान मिलता था। लॉजिक फिर वही था, जब आपका अपना कुछ होगा ही नहीं तो ये पूरा का पूरा राज्य ही आपकी अकेली प्रॉपर्टी बन जाएगा। अच्छा, प्रॉपर्टी छोड़ना तो एक बात हुई। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, जो शायद इससे भी ज्यादा रैडिकल था, और वो था परिवार का कम्युनिज्म। जी हाँ, इस सिस्टम में गार्जियन क्लास के लिए परमानेंट शादी का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया गया। तो ये सिस्टम काम कैसे करता? देखिए, रिप्रोडक्शन पर स्टेट का पूरा कंट्रोल होता ताकि बेस्ट से बेस्ट बच्चे पैदा हों। इन बच्चों को स्टेट की नर्सरी में पाला जाता, एक साथ। और सबसे चौंकाने वाली बात, एनोनिमिटी, मतलब कोई भी माँ बाप ये नहीं जानता था कि उनका बच्चा कौन है, और कोई बच्चा ये नहीं जानता था कि उसके माँ बाप कौन हैं। इसके पीछे का मकसद था नेपोटिज्म, यानी भाई भतीजावाद को जड़ से मिटाना। जब किसी शासक का कोई अपना परिवार ही नहीं होगा तो राज्य का हर बच्चा उसका अपना बच्चा होगा, और मेरा वाली जो फीलिंग है वो अपने आप हमारा में बदल जाएगी। लेकिन कहानी में यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये जो इतना रैडिकल, इतना सख्त सिस्टम था ना, ये सबके लिए था ही नहीं। प्लेटो का ये कम्युनिज्म सिर्फ और सिर्फ गार्डियन क्लास के लिए था, यानी जो रूलर्स थे और जो सैनिक थे, बस उनके लिए। जो प्रोड्यूसर क्लास थी, किसान, कारीगर, व्यापारी, जो कि समाज का सबसे बड़ा हिस्सा थे, उन्हें इस सिस्टम से पूरी तरह बाहर रखा गया था। क्यों? क्योंकि प्लेटो का मानना था कि प्रोड्यूसर्स को काम करने के लिए, चीजें बनाने के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी की जरूरत होती है। तो समाज का ये बंटवारा बिल्कुल साफ था। एक तरफ थे गार्जियंस,
रूलर्स और सोल्जर्स। इनके ऊपर कम्युनिज्म लागू था। इनके पास पावर थी लेकिन पैसा नहीं, और ये विवेक यानी रीजन से चलते थे। वहीं दूसरी तरफ थे प्रोड्यूसर्स। ये कम्युनिज्म से आजाद थे। इनके पास पैसा था लेकिन पावर नहीं, और ये अपनी इच्छाओं यानी एपेटाइट से चलते थे। प्लेटो का यही लॉजिक था कि इस बंटवारे से शासक कभी भी भेड़िए नहीं बनेंगे जो अपनी ही भेड़ों का शिकार करने लगे। तो यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए। प्लेटो के कम्युनिज्म और जो मॉडर्न कम्युनिज्म हम जानते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। प्लेटो का कम्युनिज्म एक पॉलिटिकल टूल था, एक राजनैतिक हथियार, जिसका मकसद था रूलिंग क्लास में पॉलिटिकल प्योरिटी बनाए रखना। ये कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं था जो गरीबों में बराबरी लाने के लिए बनाया गया हो। इस पूरी बात को एक लाइन में कहा जाए तो वो ये है, प्लेटो का मकसद गरीबों को अमीर बनाना नहीं था, बल्कि अमीरों को शासन करने से रोकना था और शासकों को अमीर बनने से रोकना था। मतलब साफ है, ये सिस्टम करप्शन के खिलाफ एक शील्ड था, कोई वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम नहीं। तो कुल मिलाकर प्लेटो का कम्युनिज्म क्या है? ये लीडर्स से एक टोटल, कंप्लीट आत्मत्याग की मांग है। अपनी पर्सनल खुशी, अपनी प्रॉपर्टी, अपना परिवार, सब कुछ कुर्बान कर देने की मांग। ये एक तरह का इंश्योरेंस प्रीमियम है जो शासक चुकाते हैं ताकि उनका राज्य सुरक्षित और न्यायपूर्ण बना रहे। और ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या इतना बड़ा बलिदान वाकई न्याय के लिए चुकाई जाने वाली कीमत है, या फिर ये तानाशाही का ही एक छिपा हुआ ब्लूप्रिंट है?